आज की एपिसोड की मेहमान हैं काउंसलर और समाज सेविका दीप्ति चुफाल। एक ही मोटिव रहता है कि मेरी पहाड़ की महिलाएं, मेरी उत्तराखंड की महिलाएं जीना सीखें, अपने आप को पहचानना सीखें, अपनी हिम्मत को जानें और अपनी पहचान स्वयं बनाएं। स्त्री प्रधान देश है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक सच नहीं है। आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान है। महिला चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों न चली जाए, लेकिन चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर वो महिला ने अपना घर, अपने बच्चे, अपना पूरा परिवार संभालना। शराब के ठेके बंद कराने हैं। महिलाओं के अंदर जो जागरूकता आई, महिलाएं जो हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि दीप्ति कहीं कैसे ना कैसे करके हमारे क्षेत्र में शराब का ठेका बंद कराना है। नशे के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम हमारे कई क्षेत्रों में चलाई थी, हल्द्वानी में, जिसके लिए हमको मैम फोन करके कहा भी गया कि आप कौन होते हो कि आप इस नशे को बंद कराओगे, आप होते कौन है ये करने वाले। ये मैं संस्थाओं के साथ जुड़ के अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने शहर के लिए काम करना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि हमारी पहाड़ की महिलाओं की सीरीज चल रही है और उसी से जुड़ी आज की हमारी खास मेहमान हमारे स्टूडियो में। थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि वो एज एक काउंसलर भी हैं और जजी कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बहुत जल्दी ही वकालत भी कर लेंगी। तो काफ़ी लंबे समय से वो समाज सेवा के से भी जुड़ी हुई हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं जहां उन्हें पद भी दिए गए हैं। तो उसी खास मेहमान के बारे में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगी। अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं फिर आपका ज़्यादा समय न लेते हुए उन्हीं से मुलाकात कराती हूँ। नमस्कार, समाचार सच में आपका स्वागत है दीप्ति जी। धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं दीप्ति चुफाल हूँ और मैं एक फैमिली काउंसलर हूँ और मैं कई विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़ के अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं को सशक्त करने के लिए पहाड़ से लेके ऑल ओवर उत्तराखंड, देहरादून तक मुझे बुलाया जाता है कि जहाँ पे हम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मेरी पहाड़ की महिलाएं, मेरी उत्तराखंड की महिलाएं जीना सीखें, अपने आप को पहचानना सीखें, अपनी हिम्मत को जानें और अपनी पहचान स्वयं बनाएं। दीप्ति, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप अपने एजुकेशन और परिवार के बारे में हमारे साथ जी बताएं। मेरा जैसा कि मैंने बताया कि मैं दीप्ति चुफाल हूँ। मेरे पिताजी कुंवर सिंह चुफाल हैं जो एक आर्मी में थे और रिटायरमेंट के बाद वो गोलापार में किसानी कर रहे हैं। और मेरे दो छोटे भाई बहन हैं और दोनों के दोनों बाहर सेटल हैं। और मेरा विवाह, मेरे पिताजी ने, ये कहा जाएगा कि बहुत कम उम्र में मेरा विवाह हो गया था और मेरा विवाह गंगोली हाट से हुआ था। भगवत सिंह बोरा जी मेरे पति हैं और मेरे दो बच्चे हैं और बेटा मेरा BA LLB कर रहा है और सिविल की तैयारी भी कर रहा है। बेटी मेरी 10 वर्ष की है, भानु प्रताप सिंह बोरा की मैं माँ कहलाती हूँ और रिद्धि बोरा, राधा उसको प्यार से बोला जाता है। मेरे दो बच्चे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँ कि मैम अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़ के कार्य करती हैं। जैसे आप पिछले कई वर्षों से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं जी। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में क्यों आपने ये समाज सेवा क्यों अपनाई। मैं ये कहना चाहूँगी आपसे दीदी कि मैं पिछले 15 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। और मैंने, जब मैं पहाड़ में रहती थी, मैं ये देखती थी कि जो हमारे पहाड़ की जो महिलाओं की स्थिति है वो इतनी दयनीय थी कि मुझे कहीं ना कहीं, मतलब बताते हुए अंदर से इतना दुख होता है। मैं वहाँ पे एक विद्यालय में पढ़ाती थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, पढ़ाती भी थी। रेनेसा नर्सरी एंड स्कूल में मैं पढ़ाती थी। मेरे पास वहाँ पे मैंने एक स्कूल से आने के बाद ट्यूशन क्लासेस चालू किया था। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती थी। मेरे पास कम से कम 70-80 बच्चे आते थे जी, जिसमें
इंटर के भी बच्चे थे और हाई स्कूल के भी बच्चे थे, और ऐसे ऐसे कहते कक्षा 1 से लेके 12वीं तक के मेरे पास बच्चे आते थे, क्योंकि मुझे मालूम है हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, कल को उसको वो सब ना करना पड़े जो आज वो करती है। महिला की जो स्थिति है आज हमारे उत्तराखंड में, आप चाहे गढ़वाल में ले ले चाहे कुमाऊं में ले लें, महिला ने सुबह उठना है, पहले घर का काम करना है, उसकी जिंदगी घर चूल्हा चौका जंगल यहीं तक सीमित है, उसके बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं है। मरने के बाद देखिए हमें मालूम है कि हमने सबने एक जगह जाना है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि जो आज हम खा रहे हैं, आज हम जो पहन रहे हैं, जो हम ओढ़ रहे हैं, उन सब चीजों से पहाड़ की महिलाएं बहुत दूर है। मतलब वो जंगल जाती थी, वो लकड़ियां लाती हैं, और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं पहाड़ों में जो आज भी घास बेच के, लकड़ी बेच के अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। आज मैं जानती हूँ कि मैं गंगोली हाट के हनेरा गांव में मेरा ससुराल था, मैं देखती थी कि सुबह मेरी वहाँ पे दीदी लोग, ये लोग जंगल जाते थे, सुबह खाना बन जाता था उनका, उन्होंने जंगल जाना, शाम को वापस आ रहे हैं, फिर वही घर का चूल्हा चौका। और कुछ तो मतलब मैं ये कहूँगी, देखिए आज हमारा देश बोलने को तो बोला जाता है, मुझे नहीं कहना चाहिए कि स्त्री प्रधान देश है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक सच नहीं है। आज भी हमारा देश पुरुष प्रधान है। महिला चाहे कितने भी ऊंचे पद में क्यों न चली जाए, लेकिन चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर वो महिला ने अपना घर, अपने बच्चे, अपना पूरा परिवार संभालना है। तो मैं आपसे यही चीजें कहना चाहती हूँ। आदमी ने तो क्या करना है, पहाड़ों की जो स्थिति है, अपना कोई तो आदमी ऐसे थे सुबह से शाम तक पी लिया, इतना पी लिया कि उसको ये नहीं पता रहता कि आज मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कब मेरा बच्चा बड़ा हो गया। क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ एक माँ ही होती है? क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक माँ की होती है? शायद एक परिवार बनता है, जब हम एक विवाह के गठबंधन में बंधते हैं तो जिम्मेदारी तो पति और पत्नी की दोनों की बराबर होती है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगी कि जहां जहां तक ये वीडियो जाए तो पहाड़ों की स्थिति सुधारनी और सुधरनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके सामने क्या परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों का सामना कैसे करा, और वो आपके लिए चैलेंज रहा होगा? वो मेरे लिए चैलेंज रहा। एक बार हमारे गांव में क्या हुआ था कि शराब के ठेके बंद कराने हैं। महिलाओं के अंदर जो जागरूकता आई, महिलाएं जो हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि दीप्ति कहीं कैसे ना कैसे करके हमारे क्षेत्र में शराब का ठेका बंद कराना है। कुछ साल तक वहां पे शराब का ठेका था भी नहीं। देखो, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, जहाँ देवी देवताओं का वास होता है, और वहां पे इस तरीके की अगर हरकतें होती है, पी के आप देखो दूर दराज से लोग मंदिर आते हैं। मेरा मानना है कि गंगोली हाट में हाट काली का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, ऐसे इतने सारे मतलब देविक स्थल है कि जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। और जब वो वहां की स्थिति देखते, मंदिरों को जोड़ देख के तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, सर झुका रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही बाहर आ रहे हैं तो रोडों में शराबी लोग ऐसे पड़े रहते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। तो हम लोगों ने भी, मैंने भी दीदी अपना सब, मैंने अपनी मातृशक्तियों का साथ दिया और हम लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। उसका हम लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरे जो वहां के भाई लोग थे जो चाहते थे कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये शराब बंद होनी चाहिए, तो उतने टाइम वहां पे शराब बंद रही। लेकिन हमने देखा है कि शराब के जो ठेके होते हैं वो बंद तो हो जाते हैं, लेकिन पीने वाला तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ हाँ, वो कर तो लेता पीता ही है जी, बिल्कुल पीने दूर वाला दराज ही तो जाना कहीं पड़े। से पीता ही है। लेकिन उस टाइम पे वहां पे की स्थिति, बहनें दीदियां इतनी खुश थी कि उनका पति घर में 2 रोटी खुद भी खा रहा है और अपने बच्चों को भी खाने दे रहा है। देखो, जिस घर में औरत दिन भर बाहर काम करके आ रही है, वो खेत का काम करे, वो जंगल का काम करे, और उसके बाद में अगर वो 2 रोटी सुकून से नहीं खा पा रही है, क्या ऐसी जिंदगी जीना। तो वहां पर फिर काफी लेकिन समय आज तक बंद। जी काफी समय तक शराब बंद रही, और आज कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं। उन लोगों ने आपस में समूह भी बना लिए हैं जिसमें वो अपना कुछ न कुछ रोजगार, कुछ न कुछ कार्य करती हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैं उन लोगों के बीच में नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं जब जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सम्मान करते हैं जी, लोग। बहुत सम्मान करते हैं, और मैं यहीं से उनको धन्यवाद भी बोलती हूँ। और मैं आज इतनी आगे हूँ तो मेरे साथ कहीं ना कहीं उन सबका आशीर्वाद है। तो आपने एक ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी जिक्र करा। हम लोगों ने जब हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड था तो उसमें क्या था कि कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन लोगों के घर में
न मोबाइल की सुविधा है। और उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हमारी रूल निकाला था कि स्कूल से सीधा प्रसारण बच्चे मोबाइल के द्वारा पढ़ाई करेंगे। तो मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे आए मैडम, मेरे घर में मतलब रोज के 8-9 बच्चे ऐसे आते थे कि उनका काम मेरे मोबाइल में आता था स्कूल से, और उन बच्चों तक वो काम मैं करवाती थी। तो लॉकडाउन में मैंने उनको जो ऑनलाइन की जो क्लासेस थी वो उनको दी। उसके साथ हम लोगों ने फूड वॉरियर का भी काम करा था लॉकडाउन में। और क्या बोलते हैं, कई हमारे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये हैं, तो उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया उन लोगों को, क्योंकि देखो हम तो अपने घर के अंदर है, लेकिन जो ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो मेरे पत्रकार बंधु भाई हों या चाहे हमारा प्रशासनक हो, वो तो 24 घंटे बाहर ही था ना। तो हम लोगों ने आपस में मिलके एकजुट होके मैम हम लोगों ने अपनी तरफ से हम जो सेवा दे सकते थे हमने वो लॉकडाउन में दी। एक मैंने अभियान एक आपका और आपके बायोडाटा में पढ़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अलवर से देहरादून से मैम मुझ तक पहुंचा। तो इसमें क्या था कि बेटियों के लिए, जैसे अभी जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चे हैं, इसमें उन बच्चियों का विवाह होता है। मैं इसमें, मुझे राजस्थान भी बुलाया गया था, मैं अलवर भी गई थी कि जिनका कोई नहीं है, हम लोगों ने। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, अलवर से आपने कहा आपको ये ऑफर आया, तो लेकिन राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पर कहते हैं बेटियों का भ्रूण तक गिरा दिया जाता है। हाँ, ये होता है मैम। माँ बेटियों को अच्छा नहीं माना जी, नहीं माना जाता है। लेकिन मैं जिस जगह गई थी ना मैम, देखिए होता क्या है, गांव में जो ग्राम प्रधान होता है वो गांव का पिता समान होता है, जो राजा सबका साजा बोला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं से बेटी बचाओ के हमारे अभियान में जुड़े थे, और उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि हम उन कन्याओं का विवाह करेंगे जिनका कोई नहीं होता है। तो देहरादून में भी इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाया जाता है, और अलवर में, राजस्थान में मैम कई कई जगहों में जहाँ कार्यक्रम होते हैं मैं जाती हूँ। और वो लोग मुझसे, पंजाब में तक गई हूँ मैं, यहाँ से पंजाब भी मुझे बुलाया गया था कि उस बच्ची का कोई नहीं था, वो अनाथ थी। उसके बाद बेटी बचाओ ने उसकी विवाह का संकल्प लिया और वो शादी करी। मैं हल्द्वानी में भी इसके कई कार्यक्रम करा चुकी हूँ जी, राष्ट्रीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेके। तो ये भारतीय मानवाधिकार में आप फ्री काउंसलिंग करते जी, हैं? भारतीय मानवाधिकार परिवार में ये लखनऊ से जो है हमारे गिरीश अवस्थी जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे लिए बड़े भाई समान है। हमारा 10 दिसंबर को और 28 जून को हमारे इसमें बहुत भव्य कार्यक्रम होते हैं, उत्तराखंड और लखनऊ में तो होना ही होना है। अभी इसी कार्यक्रम के लिए मुझे मेरठ भी बुलाया गया था और मुझे सम्मान भी किया था मेरठ में हमारे भारतीय मानवाधिकार परिवार ने। तो इसमें मैडम हमारे पास जो होती हैं काउंसलिंग्स आती हैं, और जो परेशानियां हैं हमारी बेटियों के साथ होती हैं, पुरुष के साथ भी। देखो, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी आपसे कि महिला के लिए कायदे से बहुत सारे कानून नियम बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रताड़ित हमारे पुरुष भाई भी होते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरा हमेशा रहता है, इसके लिए मैंने एक पत्र भी लिखा था, हमारे सीएम पोर्टल में भी डाला था कि पुरुष के लिए भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वो किसको जाके अपनी व्यथा बताए। महिला ने, देखो मैं गलत किसी को नहीं कह रही हूँ, देखो परिवार 2 लोगों से ही बनता है, स्त्री और पुरुष से। ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, जब नाग और नागिन के जोड़े बनाए तो वैसे स्त्री और पुरुष के भी जोड़े बनाए हैं। तो उसमें क्या है कि पुरुष महिला ने, हम आपस में ही, हम लोग महिलाएं आपस में बात कर लेती हैं, लेकिन पुरुष कहीं ना कहीं अपने दिल का दर्द नहीं बता सकता है। तो इन कंडीशंस में वो क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं ये हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास आते भी हैं ऐसे मेरे भाइयों के मैटर, मैं नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी हमारा कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा। तो अभी इसी उसमें मेरे को, देहरादून भी मैं गई थी, वहाँ पे मेरी बात हुई थी। तो जो हमारे पुरुष, मतलब मेरे जो भाई लोग हैं, तो मैं उनको ये बोलती हूँ, सबके लिए देखो, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। जब एक महिला, एक पुरुष, हम समाज सेवा में आ रहे हैं तो इक्वली हम महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास तो जिस तरीके का इंसान आएगा हमने उसको वैसे ट्रीट करना है। मेरे पास नशे के लिए आते हैं कि मैं नशे के लिए काउंसलिंग देती हूँ, जो बच्चे कैरियर काउंसलिंग देती हूँ, स्कूल्स में विजिट करती हूँ, मुझे बुलाया जाता है। नशे के बारे में आपने बड़ी अच्छी चीज बताई। जो नशा एक आज समाज का कोड़ बन चुका है, जिसमें हमारे युवा
सबसे ज्यादा अग्रसित हो रहे हैं नशे बिल्कुल, की बिल्कुल। तरफ। जी थोड़ा सा आप उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, देखिए हम पूर्ण रूप से होता क्या है आज के समय में, जो हमने अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखा है, देखो फ्रीडम दीजिए बिल्कुल। लेकिन नजर हमेशा उन पे ऐसी रखिए। एक कहावत कही जाती है ना, बच्चे को प्रेम दो लेकिन नजर हमेशा दुश्मन की रखो, कि उसके मन में खौफ रहे कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ। अब बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं, हमने उनको बोल रखा है कि जहां जाओ, जैसा खाना है, जैसा पहनना है, जैसा ओढ़ना है, आप वैसा करो। लेकिन कहीं ना कहीं हमें बच्चे के इतना तो मालूम होना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना, वैसा तो है नहीं कि मेरा बच्चा नशा करके आ रहा है और मुझे पता नहीं चलेगा। तो वैसे कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, उनको नहीं पता। कुछ लोग शर्म के मारे नहीं बता पाते हैं मेरा बच्चा नशा कर रहा है। और मैंने तो मैम नशे के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी मुहिम हमारे कई क्षेत्रों में चलाई थी हल्द्वानी में, जिसके लिए हमको मैम फोन करके कहा भी गया कि आप कौन होते हो कि आप इस नशे को बंद कराओगे, आप होते कौन है ये करने वाले। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को स्टैंड तो लेना पड़ता है ना। चलिए मैंने अपना बच्चा बचा लिया, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि दूसरी बहन का बच्चा भी बचेगा। और हल्द्वानी में हर एक घर छोड़ के नशा है। ठीक, अभी की जो सिचुएशन है अभी की आजकल की, सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि नशा आ कहाँ से रहा है। घर में तो नशा पैदा नहीं हो रहा है। आज की डेट में तो मेरे ख्याल से दुकानों में जो फ्रूट जो होता है, नशा मिलना भी बंद हो गया है। नशा करने वाला तो ना किसी एंगल से नशा कर रहा है, तो उसको मिलके ही बंद कराना है। उसके लिए हमने जागरूक माता ने होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक पिताजी के कंधे पे उस जिम्मेदारी को, क्योंकि बाप ने बाहर जाना है, नौकरी करनी है, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने उसके लिए स्ट्रांग होना है अपने बच्चे की देखभाल के लिए। लेकिन हम दीप्ति देखते हैं कि आजकल की जो पेरेंट्स हैं, दोनों ही माँ बाप दोनों ही जॉब करते हैं, लेकिन हम इसे लड़कों को ही नहीं, अब तो लड़कियां भी इस क्षेत्र में बहुत, हमारी बेटियां जो हैं वो भी इस क्षेत्र में जा रही हैं और बड़ी जिंदगी खराब है। मेरे को लगता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी खराब है। तो इसके बारे में कहना। मैं दीदी, मेरे साथ एक ना छोटा सा वाक्या हुआ था जब मैं चंडीगढ़ गई हुई थी। मैंने एक लड़की को देखा, मतलब वो ना कुछ विचित्र सी लगी। तो मैंने उसको जाके ना उसके पास सामने ना बात करनी चाहिए। तो उसने बोला कि मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ, कक्षा 9 में वो पढ़ती थी। तो मैंने बोला, बेटा आपने इतने सारे हाथ में घाव क्यों बना रखे हैं? तो वो ना नशे की, सोचो कक्षा 9 में पढ़ने वाली बच्ची, उसने हाँ टीन एज में कदम रखा है। जिस उम्र में बच्चे को अपने खाने पीने का पता नहीं रहता है, वो उसकी दुनिया खेल और माँ बाप के अलावा कुछ नहीं होती है। अब सोचिए ना उसके पीछे क्या राज रहा होगा, वो क्यों इस तरफ आई ना। उसने मुझे बताया, उसने बोला मुझे पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, बच्चा अकेलेपन का शिकार कहाँ से होता है? अपने घर से। उसको बाहर 10 तरीके के लोग मिलेंगे जो उसको अच्छी लाइन पे भी ले जाएंगे, बुरी लाइन पे भी ले जाएंगे, लेकिन उसको संभालना, उसको सींचना, उसको संवारना तो घर वालों का काम होता है। आज की डेट में जो चाह रहे हैं, मैंने इतने लोग देख लिए हैं कि उनको परिवार नहीं चाहिए, उनको माँ बाप नहीं चाहिए, तो केवल दुनिया इतने में ही थोड़ा समा जाती है कि मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, बस मैं रिजर्व रहना चाहते हैं। ये चीज जो है ना मैम, यहीं से बच्चे जो बिगड़ रहे हैं हमारे, यहीं से बिगड़ रहे हैं। उनको अकेलापन, वो नहीं जानते हैं दादा दादी क्या होता है। और पहाड़ का बच्चा इन सब चीजों से दूर क्यों है पता है? क्योंकि वो परिवार से घिरा हुआ है। आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एयरफोर्स में है मैम, मेरे पढ़ाए बच्चे आर्मी में है। मुझे इतनी खुशी होती है, वो लोग आते हैं स्पेशली मुझे मिलते हैं हल्द्वानी में आके, चाहे वो मेरे कितने नजदीकी रिलेटिव्स हैं, और मुझे इतनी खुशी मिलती है उनको देख के। वो मेरे लिए टॉफी लाते हैं, वो इतना खुश होते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि हमको इस सब से दूर करना हमारा काम है, अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचाना। तो मैम आप राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में भी पद में हैं? जी, मैं राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। महिला प्रकोष्ठ मेरे पास है, महिला मोर्चा भी मेरे पास है। तो उसमें भी मैम ये होता है कि हम लोगों को एकजुट होके जोड़ के रखना चाहते हैं। देखिए, एक और एक मिलके 11 बनते हैं। हमारा ये काम है कि हम सब आपस में मिलके रहें। कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि जब हम लोगों के मुंह, अगर हम लोग 4 भाई हैं तो मुझे लगता है कि चारों भाइयों का मुंह एक तरफ होना चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाली स्थिति जहाँ होती है वहाँ सब कुछ खराब होता है।
घर भी, देश भी, प्रदेश भी, सब कुछ। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ के रखना है कि हम लोगों को ये भी कहते हैं कि आध्यात्मिक की तरफ भी जुड़िए। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो देवी शक्तियां तो है ना जिन्होंने हमें जोड़ के रखा है। और मैं तो महाकाली की इतनी परम भक्त हूँ कि मैं जानती हूँ कि सब कुछ उन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो इसलिए मैं संस्थाओं के साथ जुड़ के अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने शहर के लिए काम करना चाहती हूँ जी। और मैंने जोड़ा भी है मैम, हिंदू राष्ट्रीय वाहिनी में मैंने अपनी कई बहनों को जोड़ा है और भारतीय मानवाधिकार परिवार में मेरे साथ हल्द्वानी की बहुत अच्छी अच्छी बहनें जुड़ी हुई हैं। और हमारे क्या बोलते हैं हेल्प, ये जितनी भी संस्थाओं के साथ, राष्ट्रीय बेटी बचाओ में भी मेरे साथ हल्द्वानी की बहुत अच्छी अच्छी बहनें और भाई लोग भी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं जी। तो मैम एक हेल्प चैरिटेबल ट्रस्ट क्या करती है, उसका क्या रोल है? हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो है मैम, ये मैम देखिए ये बच्चों के लिए भी कार्य कर रही है, ये जो कार्य कर रही है बुजुर्गों के लिए भी कर रही है। जिसमें मैम जो हमारे साथ बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार होता है घर में, इसके लिए हमारी जो हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट है मैम, इसकी जो ओनर है हमारी शशि सिंह है जी। तो हमने बुजुर्गों के लिए गोलापार में एक वृद्धाश्रम भी खोला है। हाँ जी। जी। और हम लोग बच्चों के लिए भी अभी उसमें शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं कि जिसमें हम उन बच्चों को शिक्षा दे पाए कि जिनके माँ बाप, देखिए बाहर से आके आपने देखा होगा प्लेन्स के कई लोग यहाँ लेबरी खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो वो बेचारे ना बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। और जो बच्चों के साथ जो ये हो रहा है, बच्चों से जो काम कराते हैं उसको रोकना है। अच्छा, बाल श्रम। जी, बाल श्रम को रोकना है। और बुजुर्ग जो क्यों ऐसी नौबत क्यों आ रही है आज, मेरे से किसी ने सवाल किया था कि आपने वृद्धाश्रम खोला है तो वहां तो वृद्ध आएंगे, लेकिन वृद्धाश्रम खोला क्यों, ऐसी नौबत क्यों आई कि वृद्धाश्रम खोलना पड़ा? देखो ना, मैंने देहरादून में देखा कि एक घर है, वहां पे लोग 25,000 रुपए देके अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं, तो घर में नहीं रख पा रहे हैं। आज जिस माँ बाप ने मुझे छत दी है, मैं उस छत के नीचे रह रही हूँ, तो क्या उस घर में अब माँ बाप का हक नहीं है? क्यों नहीं है, बिल्कुल पहला हक है उनका। कल को मेरा भी बेटा है, मेरी भी बेटी है, तो कल को मैं भी तो, मुझे भी तो लोग वहां पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रखा है तो ये इसीलिए रखा हुआ है मैम कि बुजुर्ग लोग भी खुश रहें, उनको परिवार मिले। वहाँ पे हम लोगों ने यंग भी हैं और सारे हर तरीके के लोग वहाँ पे हैं। मैम आपने जैसा बताया कि आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी और संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे आप जुड़े हो और अपनी सेवा दे रहे हो? जी, मैं इसके अलावा NCWDC है जो बच्चियों को हमारे जागरूक करती हैं और उनको अवेयर करती हैं कि हम लोग इसमें पैड यात्रा करते हैं मैम। अभी तक हल्द्वानी में हमने कम से कम 250 से 300 पैड यात्राएं कर दी हैं। और हमारी इसमें यहाँ से जो हमारी राष्ट्रीय के लेवल में हमारी जो है चंपा पंत्र त्रिपाठी दीदी हैं, इनका भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है। और पैड यात्रा में और भवानी है, वो भी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो हम लोग मैम जो जैसे BPL शिक्षा योजना हमारी पार्वती दीदी किरौला कराती हैं, वहाँ भी हमने इसकी वो दी थी, सेवा दी थी, पैड यात्रा बच्चों को जागरूक किया था, अवेयर कैसे रहती हैं बालिकाएं, कैसे सफाई का ध्यान देना चाहिए। और हमारे कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ विजिट करा था और उनको बताया था हम लोगों ने कि हम लोगों कैसे आगे बच्चियों को समझाया जाएगा, कैसे अवेयर किया जाएगा बच्चियों को, उनके जब वो टीन एज में चलती हैं तो कैसे उनका शुरू होगा। मैं आपकी बात काटना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीज एक पता चली कि जब स्कूल में होते हैं, एक शुरुआती वहीं से होती है जब टीन एज आती है तो, लेकिन शायद हमारे समय तो ऐसा नहीं था कि कोई हमें अवेयर करे, लेकिन अब स्कूल्स में जाके, आप कन्या पाठशालाओं में जाके बिल्कुल, तो आप उनको अवेयर करते हो, क्योंकि इसका तो कोई टाइम होता नहीं है। बिल्कुल मैम, ऐसा होता है ना, हम लोग 3 दिन 4 दिन पहले स्कूल्स में जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम समय ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमारा बिठोरिया में है, वहाँ पे भी कराया था। और ऐसे कई सारे स्कूल्स में हम लोगों ने विजिट करा था और बच्चियों को इसके बारे में बताया था कि कैसे बच्चा टीनेज में आता है, उसके साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। तो मैम देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे किसी ने नहीं बताया, हमको कोई नहीं बताता था, लेकिन हमारे समाज में बच्चियों को ये चीजें देखो लोग बताने में झेपते हैं। आज के समय में भी अगर एक बच्ची को बोल दिया जाए कि दुकान में जाके ये सामान लेके आना, देखो बच्ची नहीं जा पाती है। और मुझे लगता है कि जो निम्न परिवार होते हैं या जो मध्यम परिवार से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं मैडम, वो लोग आज भी अवेयर नहीं है।
बिल्कुल अपनी माँ बहनों से भी कहें, अब माँ भाई जी पापा से तो कह नहीं सकते। मैम, हमने वहाँ पे बच्चियों के साथ उनकी माओं को भी बुलाया था, अच्छा। उनको भी हम लोगों ने बोला था, उन लोगों को भी हमने बताया था। और कई जगहों में जाके जहाँ पे स्लम एरियाज होते हैं और जहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता, हमने उन एरियाओं में भी मैडम कैंप लगा करके उनको अवेयर किया था इसके लिए। और इसके अलावा हमारा राधा कृष्ण महिला समिति है, जिसकी हमारी जो अध्यक्ष हैं राधा चौधरी दीदी हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने कई मुहिमें चलाई हैं स्कूल्स में जा कर के बच्चों को एजुकेशन के बारे में बताना और भ्रूण हत्या क्यों की जाती है उसके बारे में बताना। क्योंकि मैडम देखो, एक बच्ची, हम जब एक पौधा लगाते हैं ना, बीज लगाते हैं, पौधा होता है, फल की अपेक्षाएं तब करते हैं जब हम उसको सींचते हैं। तो उसी तरीके से एक बच्ची का जीवन भी होता है, एक बालक का जीवन भी होता है। उसमें हमारे देखो बच्चियों के साथ क्या सिम्टम्स आते हैं, तो बेटों के साथ भी आते हैं। और उनको कैसे हमने अवेयर करना है, ये या माँ कर सकती है, अच्छा गुरु कर सकता है, या जो समाज में हम जैसे लोग हैं, मैं ये कहूंगी कि जो हम उन तक इन बातों को पहुंचाते हैं। तो मैम इन कार्यों के करने के लिए आपको बहुत समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मैम करना पड़ता है, देखिए समाज में लोगों की सुननी भी पड़ती है। और कई सारे, थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि मेरे को, हम जब किसी काम को करने के लिए जाते हैं मैम, थोड़ा सा मेरा नेचर है, मैं आपको बताती हूँ, मैं गलत ना बहुत ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ, ना सुन पाती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरा बिल्कुल माइंड बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तभी किसी भी काम को कर पाऊंगी। और मेरे अंदर ये होता है कि मैम ये मैंने आज काम कर लिया, तो अब मैं ये काम करूंगी और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, अपने पूरे दृढ़ संकल्प के साथ मैं किसी भी कार्य को अंजाम देना चाहती हूँ। तो इस मुहिम जो आप इतने सारे कार्य करते हो, तो हमारा जो मेन महिलाओं का होता है, घर से होता है, हमारे हस्बैंड का क्या रोल है, हमारे बच्चों का क्या रोल है, और वो कहाँ तक सहयोग करते हैं? मैम मैं तो ये बोलूँगी, कई बार क्या होता है ना, मुझे स्पीच लिखने में दिक्कत होती है, मुझे बोलना पड़ता है, मैं बोलती हूँ, तो कई जगह ये होता है कि होता ही है कि हमको मंच में बोलना पड़ता है। तो मेरे को मतलब फैमिली का सपोर्ट रहता है, मेरे पेरेंट्स का भी रहता है और मेरे बेटे का भी रहता है, वो हमेशा बोलता है। और बाकी मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को कभी मेरे फैमिली ने बोला कि ये काम नहीं कर रहा है करके। मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं जब मैं बोलती हूँ स्टेज में। मैं लखनऊ जाती हूँ, मेरठ जाती हूँ, तो मुझे मंच जरूर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बारे में हमको बताएगी। चाहे वो उत्तराखंड के मैं तीर्थ स्थलों के बारे में बताऊं, या जो हमारे साथ हो रहा है, जो एक महिला के साथ होके वो गुजरती है, उसके बारे में बताऊं, तो मुझे अच्छा लगता है मैम अपने उत्तराखंड के बारे में बताना बाहर जाके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैम हमने देखा है आपको रामलीला में भी अभिनय करते हुए देखा है, क्या बात है, ये बचपन से शौक था? मैम बचपन से क्या शौक था, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जब रामलीला में अभिनय किया था, मेरी मम्मी ने पूछा था कि कौन सा पार्ट खेल रही हो, तो मैंने बोल रहा था कुंभकर्ण का। तो मेरी माँ का मतलब जो स्माइल थी उनके चेहरे में, बोलती हाँ वैसे भी तुझे नींद बहुत पसंद है और तूने पार्ट भी ऐसा खेला है सोने वाला, अब वहां पे आराम से सोती रहेगी। तो मेरे सब रिलेटिव्स को पता है कि मेरे पास जब टाइम होता है मैडम, मैं फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सोना पसंद करती हूँ। तो मुझे पार्ट भी वैसा ही मिला, क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। जी मतलब जितना समय मिलता है तो उसे सोने में थोड़ा सा एक्सपेंड करते हो आप। जी। तो आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? मैम लक्ष्य तो देखिए, आगे आप मेरे और भी इंटरव्यूज लेंगी मैम, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं अपने उत्तराखंड को इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाऊं। और मैं जिन संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ, मैं भारतीय मानवाधिकार परिवार से जुड़ी हूँ, राष्ट्रीय बेटी बचाओ से जुड़ी हुई हूँ, NCWDC से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे क्या बोलते हैं ये राधा कृष्ण महिला समिति है, और हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो मैम मैं इनके साथ मिलके मतलब इतना अच्छा कार्य करना चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से जाने। मुझे खुशी होती है, मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि आज यहाँ पे फला मिले थे और वो बोल रहे थे कि आप दीप्ति जुफाल जी के पिताजी हैं। और अभी मेरे साथ एक मेरे दादा हैं, उन्होंने मुझे बड़े हैरान होकर पूछी एक बात, बोले दीप्ति मुझे आज पता चला तुम इतनी अच्छी क्यों हो, क्योंकि तुम कुंवर सिंह जुफाल जी की बेटी हो।
तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। वो बोले मैं सोचता था कि इतनी अच्छी बेटी कैसे हो सकती है। तो अच्छा लगता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं जब काम करने के लिए फील्ड में जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं 100% नहीं, मैं 101% दूँ उन लोगों को जो लोग चाहते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं। कुछ लोगों को उम्मीदें होती हैं मुझसे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अपना पूरा 100% दूँ। तो मैम, जो आपका इतना लंबा समय रहा बाहर आने जाने का भी, यहाँ भी, तो कोई ऐसा कोई यादगार पल जरूर रहा होगा आपके साथ? मैम, हुआ था मेरे साथ ऐसा। देखिए, होता क्या है ना, इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वो सोचता है ना कि मैं क्या, मतलब कैसे आगे जाऊंगा, कैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, मैं ये सोचती थी ना, जब मैं समाज में, मुझे कोई नहीं जानता था, मैं ये सोचती थी यार कभी मैं इन लोगों की तरह क्या मैं भी बोल पाऊंगी, इन लोगों की तरह क्या मैं भी कभी माइक मुझे मिलेगा मेरे हाथ में, या मैं भी कभी आऊंगी कहीं पे कि लोग मुझे देखेंगे। तो ना डिग्री कॉलेज के पास छोटे छोटे स्ट्रीट स्टॉल्स लगते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा था, तो मुझे बोला कि दीदी ना मुझे चप्पल दिला दो। तो उसने बोला, तो उसकी बहन आई दौड़ती हुई ना, उसने मेरा जो मैंने दुपट्टा पहना था वो खींच लिया। उसने बोला दीदी हमको सब जूठा खाना देते हैं, पुरानी चीजें देते हैं, और आज आपने हमको ना चप्पल दी। मैंने दोनों भाई बहनों को चप्पल पहनाई। तो मतलब मेरे अंदर उस दिन से, मतलब मेरा बेटा कहता है कि मम्मा कहना नहीं चाहिए कि मैंने किसके लिए क्या किया, बस आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर सब देखता है। मैं 10 बातें मैं बोल दूंगी, आपसे सच बोलूंगी, 10 बातें मैं झूठ बोलूंगी, लेकिन आप वो बातें लोगों तक जाएंगी, लेकिन सच तो भगवान जानता है ना। तो मुझे वहां से सीखने को मिला। कई बहनें आती हैं जो रोती हैं मेरे आगे, अब वो जो भी समझ के मुझे अपना दुख कहती हैं, उनको उनका मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ, नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा। एक बहन तो ऐसी है कि मैंने उसको बोला, वो बोल रही थी दीदी मैं गाय का काम करती हूँ, ये करती हूँ। मैंने बोला बहन देखो काम कर, लोग कंडे तक बेच रहे हैं, राख तक बेच जा रहे हैं। तो मैंने कहा जब हम काम करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। मैंने कुछ नहीं किया अभी। मेरे साथ मेरे को कई लोग सवाल पूछते हैं कि जैसे इतनी सिलाई मशीन, मैंने दीदी कहीं पे कोई प्रचार नहीं किया है। काम करते हैं हम लोग। मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये बोलती हूँ हर इंसान, चाहे मेरे पास कितना है या नहीं है, मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ के कार्य करती हूँ। अब मैं, एक मेरी छोटी बहन समान है, वो मुझे दीदी बोलती है, मुझे माँ भी बोलती है। मैंने उसको सिलाई मशीन दिया, उसका बेचारी का कोई नहीं है, तो आज वो अपनी दिनचर्या चला रही है, तो मुझे खुशी होती है। वो लोग सुन रहे होंगे, उनको अच्छा लगता है। हमारे माँ बाप हमेशा बोलते हैं कि अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, नाम रोशन करो। मेरे भाई बहन भी बोलते हैं दीदी जो हम नहीं कर पाए तुम कर रही हो, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। मेरे चाचा लोग हैं, मैं परिवार से बधी हुई हूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी 5 बुआएं हैं और 4 मेरे पिताजी लोग भाई हैं, मेरी 5 मौसियाँ हैं, 3 मेरे मामा हैं। तो मैं बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया दीप्ति जी। तो दीप्ति, हम चाहेंगे कि जैसा आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हो और आप बहुत बढ़ चढ़कर आगे भी आते हो, तो हम चाहेंगे कि अगर आपसे लोग मिलना चाहें तो किस तरह संपर्क जी, करें? मैं ये कहती हूँ कि मैं कैरियर काउंसलिंग करती हूँ, मैं फैमिली काउंसलर हूँ। तो मेरी जब भी आपको किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देती हूँ, 9105219441। आप मुझे कॉल करिए, आपको किसी भी तरीके की मदद। एक बार और दोहरा दीजिए नंबर। 9105219441, ये मेरा नंबर है। मेरे पास एक ही नंबर है। आप लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत हो, कोई किसी भी तरीके की, मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति। तो देखा आपने, ये हमारी आज की खास मेहमान थी और बहुत ही अच्छा आपने बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इसी तरह आगे भी जुड़े रहिएगा, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।